हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में BHIC 107 जो कि भारत का इतिहास 1206 से 1250 ईस्वी के बीच के मध्य के इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। किस तरह से विकास, किस तरह का कौन सा विकास हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आज की वीडियो में एक छोटा सा यानी टिप्पणी लिखने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो टिप्पणी लिखने वाला चार पांच क्वेश्चन आपको बताते हैं। हो सकता है इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसे लिख पाइएगा। आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इससे पहले भी हम BHIC 107 काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अब वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हो, वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपका तैयारी और अच्छा हो सके। आइए देखते हैं। देखिए, लघु श्रेणी प्रश्न है जो 100 शब्दों में लिखना होगा आपको। प्रत्येक प्रश्न जो है 6 नंबर का रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार। तो सिर्फ ये दे देगा सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार के बारे में टिप्पणी लिखिए। आपको 100 शब्दों में लिखना होगा और ये 6 नंबर का रहेगा। तो देखिए किस तरह से लिखिएगा। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपका एक तरह से रिवीजन हो जाए। आपको यदि पढ़े हैं तो एक रिवीजन हो जाए, नहीं पढ़े तो आप एक समझ लें ताकि एग्ज़ाम में जब आए तो इसको अपने से भी बना के खुद से लिख सकते हैं। देखिए, फारसी इतिहास लेखन ने इतिहास के दायरों को संकुचित कर दिया और इसे उस युग के सामाजिक धार्मिक इतिहास की तुलना में राजनीतिक इतिहास और शासकों और कुलीनों के जीवन के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया। कुलीन मतलब क्या होता था? जो अमीर लोग होते थे उनके ज़्यादा इर्द गिर्द कर दिया था फारसी अनुवाद। फारसी इतिहासकार इस प्रकार फारसी इतिहास राजवंशीय इतिहास थे। राजाओं और अभिजात वर्ग के इतिहास। ये अभिजात वर्ग मतलब राजा से जो संबंधित रखते थे वो वर्ग अभिजात वर्ग होते थे, जो अमीर होते थे। फारसी इतिहासकारों ने अपनी रचना का महत्व बढ़ाने के लिए शासकों को अपनी रचनाएं समर्पित करना पसंद किया। मिन्हाज-ए-सिराज। देखिए, मिन्हाज-ए-सिराज जो एक फारसी इतिहासकार थे, इसने जुज़्जानी ने अपनी तबकात-ए-नासरी को नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था किताब। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी तारीख-ए-फिरोज़शाही, ठीक है, किताब है, तारीख-ए-फिरोज़शाही को फिरोज शाह तुगलक को समर्पित की। तो ये जो फारसी इतिहासकार थे ये ज़्यादातर अमीर लोगों या कुलीन वर्ग या राजाओं को ही अपने इतिहास के समर्पित करते थे। ऐसा नहीं कि आम जनताओं के बीच में इनका ज़्यादा प्रभाव था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, ठीक, फारसी इतिहासकार में अधिकांशतः शिक्षित वर्ग, विद्वानों और संतों पर चर्चा का अभाव पाया जाता है और उनका उल्लेख आमतौर पर शासकों के संदर्भ में किया जाता है। मिन्हाज का काल महान चिश्ती और सुहरावर्दी संतों जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नगोरी की सूफी गतिविधियों के कारण जीवंत था, लेकिन वे काफ़ी हद तक उसके वर्णन से गायब हैं। तो देख लिए सूफी संत के इतिहासकार किस तरह से विकास हुआ। उनके वो जो था सिर्फ राजाओं के प्रति ही ज़्यादा समर्पित था, राजघरानों का ही इतिहास था। तो आइए एक और प्रश्न और पर देखते हैं जो टिप्पणी लिखने वाला आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, तुगलक शासन से दक्कन को मुक्त कराने में अमीर-ए-सदा की भूमिका क्या थी? देखिए, तुगलक शासन से दक्कन को मुक्त कराने में अमीर-ए-सदा की प्रमुख भूमिका थी। उच्च वंश के इन अधिकारियों के सैन्य अधिकारियों एवं राजस्व संग्रहताओं के रूप में दोहरे कर्तव्य थे। उनका अपने प्रदेश के लोगों के साथ सीधा संबंध था। दक्षिण में विद्रोह की झड़ी लगने पर महमूद तुगलक ने इसके लिए अमीरों द्वारा हासिल विस्तृत अधिकारियों को जिम्मेदार पाया। इसके फलस्वरूप उसने उन्हें दबाने की नीति का अनुसरण किया, जिसने बदले में दक्कन में तुगलक वंश के
पतन की शुरुआत की। सबसे पहला विद्रोह जो कि केंद्र के विरुद्ध था 1327 ईस्वी में गुलबर्गा में सागर में हुआ। इसका नेतृत्व स्थानीय सरदारों एवं अमीरों के सहयोग से बहाउद्दीन गुरशप्स ने किया। विद्रोह को दबा दिया गया, परंतु इसकी राजधानी को दिल्ली की अपेक्षा अधिक केंद्रीय स्थान में स्थापित करने की जरूरत की और मार्ग प्रशस्त किया जहां से दक्षिण प्रांतों को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो आइए दूसरा टिप्पणी लिखने वाला देखते हैं। तीसरा देखिए, मध्यकालीन असम। मध्यकालीन असम भौगोलिक तौर पर मध्यकालीन असम के अंतर्गत पश्चिम में करातोया नदी की घाटी के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मपुत्र की घाटी तथा उत्तर पूर्व में मिश्मी पहाड़ियों एवं पटकाई भूमि का संपूर्ण इलाका आता था। इसके पूर्व की ओर बर्मा राज्य की सीमाएं समांतर जाती थी। 13वीं सदी से 15वीं तक असम के अंदर चुटिया एक जनजाति होती थी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चुटिया जनजाति जो असम के आसपास में फैली हुई थी। अहोम इसे अन्य शब्दों में ताय अहोम भी कहा जाता है। कोच, दिमासा, त्रिपुरी, मणिपुरी, खासी एवं जयंतिया जैसी कबीलाएं राजनीतिक प्रणालियां विद्यमान थी। अंततः शक्तिशाली कबीलों के रूप में चुटिया और अहोम कबीलाओं का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त असम में कमाटा को कामरूप भी कहते हैं, राज्य भी विद्वान थी। देखिए, सल्तनत काल के सैन्य अधिकारी किस तरह का होता था। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, सल्तनत कालीन सैन्य तकनीक। देखिए, सैन्य तकनीकों के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। पहला है रकाब। रकाब क्या होता था वो देखिए। रकाब एक ऐसे खोल या गोले को कहा जाता है जिसमें घोड़े या ऐसे अन्य जानवर पर सवार व्यक्ति अपने पाँव टिकाता था। मतलब घोड़ा पे चढ़ने से पहले जो पाँव लगाया जाता था अच्छी पीठ के आसपास में, उसी को रकाब कहते थे। यह एक निर्बाध तथ्य है कि लोहे के रकाब के बारे में भारत में अज्ञानता थी। दूसरा है नाल। घोड़े की सवारी करने के उद्देश्य से इसे नियंत्रित करने हेतु कुछ यंत्रों की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे साधारण लगाम, कांटेदार लगाम, हरना और पिछले भाग सहित जीन और रकाब आदि का उपयोग किया जाता था। तीसरा है बारूद और अग्निशास्त्र। बारूद या सोरा गंधक और चारकोल से बनता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ। कालांतर में यह इस्लामिक देशों में पहुंचा। बाहर से आए तुर्कों द्वारा बारूद शायद 13वीं शताब्दी के अंत में या 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत लाया गया था। देखिए, लास्ट है सल्तनत काल में दास और कारखाने किस तरह की व्यवस्था थी। देखिए, गुलाम शाही महल व्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखते थे। गुलाम जो है शाही महल में एक प्रमुख स्थान रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी के पास 50,000 दास थे, जबकि फिरोजा तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास थे। ये आप संख्या याद रखिएगा, एग्जाम में लिखने में आपको फायदा मिलेगा। उसके शासनकाल में दासों के लिए एक अलग विभाग जिसे दीवान ए बंदगान स्थापित किया गया। ठीक है, तो दासों के लिए जो एक अलग विभाग का गठन किया गया तो वो उसका नाम था दीवान ए बंदगान। आप इसे याद रखिएगा, स्थापित किया गया था। दास प्रमुखतः सुल्तान के निजी सेवकों और अंगरक्षकों के रूप में कार्य करते थे। अंगरक्षक के रूप में लगभग 40,000 दास थे। समकालीन इतिहासकार अफीफ के अनुसार फिरोज के गुलामों की बड़ी संख्या लगभग 12,000 कारीगर को कासिब भी कहा जाता था के रूप में कार्य करते थे। बर्नी भी दिल्ली के पास गुलामों के एक बड़े बाजार का वर्णन करता है, लेकिन 16वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थार्ध यानी पहले 25 वर्ष से पहले से गुलामों के बाजार पर कोई विवरण नहीं मिलता है। तो देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन देखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको कैसा लगा ये प्रश्न? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही था कि आप लोग का ये क्वेश्चन रिवीजन हो जाए, कम टाइम में
10, 11, 12 मिनट में आप ये छोटा टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन को एक बार रिवीजन हो जाए। रिवीजन होने के बाद आप यदि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसको आप अपने से भी खुद से भी बना के लिख सकते हैं। यदि आपको आइडिया है इसमें लिखना क्या है, तो आइडिया होने के बाद आप खुद से भी इसको बना के लिख सकते हैं। क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न है, 100 शब्दों में लिखना है, थोड़ा बहुत जानकारी हुआ तो थोड़ा बहुत अपने से भी खींच के इसको लिख सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं आप अपने एग्जाम में। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।